हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कृष्णा शर्मा चैनल यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे चौहान वंश के प्रमुख राजा पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। चौहान वंश में प्रमुख राजा हुए अपने पृथ्वीराज चौहान। इनको पृथ्वीराज चौहान तृतीय के रूप में भी जाना जाता है। भारत का गौरव, वीर योद्धा, भारत का गौरव इनको कहते हैं। अंतिम हिंदू सम्राट इनको बोलते हैं। भारत का वीर योद्धा बोलते हैं और राजपूताने का गौरव बोलते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के नाम से भी जाना जाता है। इनका शासनकाल 1177 या 78 से 1192 तक रहा था। इन्होंने जो शासन किया था, इनकी दो राजधानियां थी, अजमेर और दिल्ली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनका प्रारंभिक जीवन। इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म 1166 में अहिल पाटन गुजरात में हुआ था। यहीं पर इनके पिताजी सोमेश्वर देव, जो इनके पिताजी हैं सोमेश्वर देव, उनका भी जन्म इधर ही हुआ था। उनका भी पालन पोषण गुजरात में ही हुआ था। तो इनके पिताजी हैं सोमेश्वर देव और इनकी माता, या उनको संरक्षिका भी बोलते हैं, वो मैं बताता हूँ, वो है रानी कर्पूरा देवी। तो उनको संरक्षिका क्यों बोलते हैं? संरक्षिका इसलिए बोलते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को बहुत ही कम आयु में, 11 वर्ष की आयु थी इनकी, जब इनको शासन करने के लिए शासन मिल गया था। राजपाट इनको संभालना पड़ा था। तो 11 वर्ष की आयु में एक बालक ही थे ये, तो इतने समर्थवान नहीं थे कि तुरंत अपना राजपाट संभाल सके। तो इनकी संरक्षिका जो है रानी कर्पूरा देवी ने की थी, संरक्षिका रही थी इनकी माता। फिर इन्होंने 1-2 साल में सीखा और अपने आप को कुशल राजा बनाया, और फिर अपना पूरी तरह से 1178 में 1177 में इनको शासन मिला था। जो पूर्ण रूप से इन्होंने अपना शासन चालू किया था या संभालना, अपने आप से संभाला था, वो 1180 से माना जाता है। हाँ तो दोस्तों, इनका जन्म अहिल पाटन गुजरात में हुआ था। वहीं चालुक्य दरबार में इनका पालन पोषण हुआ था। फिर ये अजमेर आ गए थे। अजमेर में इनके पिताजी सोमेश्वर देव का शासन था, और उनकी सोमेश्वर देव जो थे, उनकी मृत्यु लगभग 1177 ईस्वी में, या बोल लीजिए विक्रम संवत 1234 में हुई थी। उस समय पृथ्वीराज की जो उम्र थी वो 11 वर्ष के लगभग थी। तो ये 11 वर्ष के थे। इनके जन्म को लेके भी मतभेद है कि जन्म इनका 1166 में हुआ या 68 में हुआ। जो सर्वमान्य मत है, दशरथ शर्मा, इतिहासकार अपने दशरथ शर्मा है, उनके अनुसार भी इनको 1166 माना गया है। तो पृथ्वीराज को बड़ी कम उम्र में राजगद्दी मिल गई थी। तो इन्होंने जो राजगद्दी है अपनी माँ के साथ 1177 ईस्वी में या 1177-78 में अपने माँ के साथ ये राजगद्दी पे बैठे। और पृथ्वीराज ने, जैसे कि अपने इतिहासकार दशरथ शर्मा कहते हैं कि 1180 में इन्होंने असल में वास्तविक नियंत्रण जो अपने हाथों में पूर्णतया ले लिया था। तो आगे देखते हैं इनके सेनापति कौन थे। इनके सेनापति का नाम था भुवनमल, और इनके मंत्री का नाम था कदम्बास या कैमाश। तो देखिए दोस्तों, इनको क्या क्या उपाधि दी गई थी। इनको दो उपाधियां दी गई थी। राय पिथौराब, राय पिथौराब से आप याद कर सकते हैं कि दिल्ली में जो एक पिथौरा नाम का जो किला है, इन्होंने ही बनवाया था, जो आजकल खंडर बन चुका है। तो उस पिथौरा गढ़ का निर्माण इन्होंने ही करवाया था, किले का निर्माण। तो इनको राय पिथौराब की उपाधि दी थी। और दल पुंगल की, या दल पुंगल का मतलब विश्व विजेता की उपाधि दी गई थी। तो पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज चौहान तृतीय को राय पिथौराब या दल पुंगल या विश्व विजेता के नाम से भी जाना जाता है। अब इनकी छत्री कहाँ पर है, ये मेन मुख्य क्वेश्चन है। तो इनकी छत्री है काबुल अफगानिस्तान में, और स्मारक है तारागढ़ अजमेर। तारागढ़ अजमेर दुर्ग के बारे में मैंने बताया अपने लास्ट वीडियो में, आप कृपया जरूर देखिएगा, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा। तो तारागढ़ दुर्ग में
और इसका नाम तारागढ़ क्यों पड़ा वो भी इसमें बताया है। तारागढ़ दुर्ग में इनका स्मारक है और छतरी है इनका काबुल अफगानिस्तान में। इनके दरबार में बहुत से कवि थे। जो दो प्रमुख कवि थे इनके, वो थे इनके परम मित्र चंद्र बरदाई, या उनको बोलते, उनका बचपन का नाम क्या था, पृथ्वी भट्ट बल्लादी। तो चंद्र बरदाई के नाम से तो हम सब जानते हैं, पर कभी ऐसे पूछ लिया कि उनके बचपन का नाम क्या था, तो उनके बचपन का नाम था पृथ्वी भट्ट बल्लादी। तो दोस्तों इन्होंने, जो चंद्र बरदाई थे पृथ्वीराज चौहान के परम मित्र, इन्होंने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना की या काव्य की रचना की, जो किस भाषा में लिखा गया है, पिंगल भाषा में लिखा गया है। ये भी पूछ सकते हैं, कभी कभी पूछते हैं पृथ्वीराज रासो किस भाषा में लिखा गया काव्य है, तो ये पिंगल भाषा में लिखा हुआ काव्य है। इसको किसने लिखा, चंद्र बरदाई ने लिखा। और दूसरे जो कवि थे इनके, वो थे जयानक। उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा, पृथ्वीराज विजय। उन्होंने पृथ्वीराज विजय नाम का ग्रंथ लिखा था। शुरुआती दिनों में इन्होंने क्या किया, इन्होंने शुरुआत अपनी ऐसे की, शुरू में तो इन्होंने अपने आस पड़ोस के जो भी हिंदू साम्राज्य, उनको एकत्रित करने के लिए, अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए इन्होंने शुरू में अपने हिंदू पड़ोसी हिंदू राज्यों के खिलाफ सैन्य अभियान चलाए। तो उनमें इनको बहुत बड़ी सफलता मिली और इन्होंने कई युद्ध जीते। जिन युद्धों का वर्णन हम आगे करेंगे, उनका जिक्र हम आगे करेंगे। इनमें जो मेन जो युद्ध था, मेन बैटल जो थी, वो चंदेल के राजा परमड़ देव के खिलाफ थी इनकी। उनको इन्होंने हराया और उनको, उनके शासन को अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया। हालांकि इनका एक अच्छा स्वभाव ये था, और जो कि हमारे भारत की रीत चली आ रही है, कि ये कभी किसी राजा का वध नहीं करते थे। उनको, उनका जैसे मुस्लिम आक्रांता आए थे, उन्होंने काट मार मचाई थी, ये ऐसा नहीं करते थे। ये उनको ही शासन सौंप देते थे और उनको बोलते थे कि आप हमारे अधीन होकर शासन कीजिए। तो ऐसे इनकी शक्ति और भी बढ़ती चली गई। जो इनकी मुख्य जो लड़ाई है, जिनके लिए ये जाने जाते हैं, वो थी तराइन की लड़ाई। तराइन कहाँ पर है दोस्तों, तराइन करनाल में स्थित है, करनाल हरियाणा में स्थित है तराइन। तराइन का मैदान करनाल हरियाणा में स्थित है। तो 1190 से 92 तक तराइन में 2 युद्ध हुए, जिनमें पहले युद्ध में पृथ्वीराज की विजय हुई और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी की विजय हुई। तो तराइन का युद्ध इनका मुख्य युद्ध था। और तराइन के युद्ध को, जो द्वितीय युद्ध को क्या कहते हैं, निर्णायक, भारत का निर्णायक युद्ध कहते हैं। क्यों कहते हैं, कि इस युद्ध के बाद मुस्लिम शासकों का भारत में आगमन हुआ था। मतलब कि भारत का इतिहास यहीं से बदल गया था। तो आगे देखते हैं दोस्तों। अब जो हम ये सब कुछ पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके मुख्य स्रोत क्या है, कहाँ से हमको इनके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन मिली है, वो हम अभी देखते हैं। तो उस समय क्या था, उस समय के ऐसे कोई पुख्ता शिलालेख तो नहीं मिले, या ऐसे शिलालेख नहीं मिले जिसको राजा द्वारा जारी किया गया हो। तो इनके बारे में मुख्य रूप से जो जानकारी मिलती है, वो कुछ मुस्लिम कवि हैं, कुछ हिंदू लेखक हैं, कुछ जैन लेखक हैं, उन्होंने इनके बारे में लिखा है। उनमें पृथ्वीराज रासो है आपका, जो चंद्र बरदाई ने लिखा है। पृथ्वीराज रासो में वर्णन किया गया है, जिसमें इनको एक महान राजा के बारे की तरह दर्शाया गया है, और नो डाउट ये महान राजा ही हैं अपने। पृथ्वीराज विजय, इस ग्रंथ में इनकी जानकारी मिलती है। हम्बीर महाकाव्य, इस ग्रंथ में हम्बीर महाकाव्य, इसमें इनकी जानकारी मिलती है। और जो और बाकी के ग्रंथ हैं, उनमें आते हैं प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध कोश, पृथ्वीराज प्रबंध, ये सारे ग्रंथ सम्मिलित हैं, जिनकी रचना इनकी मृत्यु के बाद की गई है और कई सालों बाद की गई है। तो उनमें भी इनके बारे में जानकारी मिलती है। पृथ्वीराज के बारे में दोस्तों उल्लेख जो है, वो जैनों की एक पट्टावली, जो जैनों के मतलब कि उनके भिक्षुओं की जीवनी आती है, उसमें भी इनके बारे में जानकारी मिली है। और
इस जैनों की पट्टावली को जब कब पूर्ण किया गया था 1336 में, जबकि इन पृथ्वीराज के बारे में लिखा गया था 1250 में। मतलब पृथ्वीराज की मृत्यु के कुछ सालों बाद ही इनके बारे में लिखा गया था। तो इसको किसने, चंदेला कवि जगने का ने लिखा था। तो इनके उस जैनों की पट्टावली में भी इनके बारे में उल्लेख मिलता है। अब ये कुछ छोटे छोटे पर बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध थे जिनसे पृथ्वीराज चौहान ने अपने जीवन का आरंभ किया था। इससे पहले हम इन युद्धों के बारे में आगे पढ़ें, इससे पहले हम थोड़ा सा, हाँ, तो उससे पहले हम जयचंद के बारे में जान लेते हैं। जयचंद कौन थे और इनसे इनका क्या संबंध था, कैसा संबंध था। तो जयचंद जो थे गहड़वाल वंश के शासक, और ये कन्नौज में, कन्नौज एक मुख्य राज्य हुआ करता था उस समय। तो कन्नौज के शासक थे ये। और जो इनकी पुत्री थी संयोगता, वो पृथ्वीराज चौहान को बहुत ही पसंद करती थी। कहते हैं पृथ्वीराज चौहान की किसी ने तस्वीर दिखाई थी। बहुत सारी कथाएं। तो जैसे कहते हैं कि ये बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व के धनी थे। तो उनकी पृथ्वीराज चौहान की तस्वीर किसी ने संयोगिता को दिखाई, तो उसी वक्त संयोगिता ने इनको अपना पति स्वीकार कर लिया। फिर क्या किया, जयचंद गैरवाल ने स्वयं, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद गैरवाल में आपस में बनती नहीं थी। तो जयचंद गैरवाल ने पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाने के लिए क्या किया, स्वयंवर का रचा अपनी पुत्री संयोगिता के लिए, स्वयंवर का आयोजन किया। तो उसमें इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने जो पृथ्वीराज चौहान है उनको आमंत्रण नहीं किया, और जबकि उनकी मूर्ति को द्वारपाल की तरह द्वार पे रख दिया। तो संयोगिता ने वहीं से मूर्ति के ऊपर अपनी वरमाला डाल दी, और उसके बाद तुरंत ही पृथ्वीराज चौहान वहां पर आए और इनको भगा कर ले गए। इसीलिए इसको गंधर्व विवाह कहा जाता है। तो इन्होंने इनका किडनैप किया था, हालांकि अपनी मर्जी से गई थी संयोगिता, और मर्जी से ही विवाह किया था। तो जयचंद गैरवाल की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी अपने तराइन के युद्ध में। तराइन के युद्ध में इन्होंने क्या किया था, मोहम्मद गौरी का साथ दिया था। हालांकि कुछ काव्य कहते हैं कि मोहम्मद जयचंद ने ही गौरी को आक्रमण के लिए बोला था कि पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया जाए। तो देखते हैं नागार्जुन का दमन जो है 1178 ईस्वी में, पृथ्वीराज चौहान ने 1178 ईस्वी में अपना प्रथम युद्ध किया था, जिसमें इन्होंने नागार्जुन का दमन किया था। नागार्जुन कहां पर शासन करते थे, गुड़गांव में शासन करते थे। तो गुड़गांव क्षेत्र पर इन्होंने अपना अधिकार जमा लिया। उसके बाद भंडान को का दमन किया था इन्होंने 1182 ईस्वी में। तो 1182 ईस्वी में भंडान को एक जाति का नाम है, तो एक जाति समूह का नाम है ये। भंडान को जाति को इन्होंने पराजित करके अलवर, भरतपुर, मथुरा और ये अपना बुलंदशहर है इधर चौहान, इस सारे क्षेत्र को चौहान साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया इन्होंने। फिर इन्होंने जो बैटल थी, मेन जो जहां से इनकी ख्याति हुई है, तो इन्होंने क्या किया, महोबा के चंदेलों पर विजय की 1184 ईस्वी में। तो चंदेल शासक परमर्दी देव बहुत ही सक्षम शासक थे और परमवीर थे। तो उनको भी इन्होंने पराजित किया, और महोबा के चंदेलों पर इन्होंने ऐसे करके 1184 ईस्वी में विजय हासिल की। वहां से ये आगे उबरते ही चले गए। फिर 1184 ईस्वी में चालुक्यों पर विजय की थी। हालांकि चालुक्य शासन में इनका पालन हुआ था, तो भीमदेव पर इन्होंने भीमदेव को पराजित किया, भीमदेव पर इन्होंने विजय पाई। तो बाद में भीमदेव और पृथ्वीराज चौहान के बीच में संधि भी हो गई थी, और इनको वापस उनका शासन सौंप दिया था। तो इन्होंने गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव को भी पराजित किया था। आगे देखते हैं दोस्तों।
जो मोहम्मद गौरी से जो इनके युद्ध हुए थे वो दो मेन युद्ध हुए थे। हालांकि अलग अलग काव्यों में अलग अलग उल्लेख मिलता है। कई काव्यों में जैसे हम्बीर महाकाव्य कहता है कि इनके बीच 9 युद्ध हुए। पृथ्वीराज प्रबंध में इनका जो पृथ्वीराज प्रबंध है पृथ्वीराज चौहान ने ही लिखा था कि 8 युद्ध हुए थे। प्रबंध कोश एक है उसमें कहा था इनके बीच में 21 लड़ाइयां हुई। प्रबंध चिंतामणि एक महाकाव्य है उसमें कहा गया कि इनके बीच में 22 लड़ाई हुई थी। ये तो अपने हिंदू और जैन महाकाव्य हो गए। अब हम देखते हैं कि मुस्लिम महाकाव्यों में क्या लिखा गया है। कई मुस्लिम महाकाव्यों में इनके बीच में 2 लड़ाइयों का ही जिक्र किया है, तो उन्होंने अपने हिसाब से लिखा है। तो मुस्लिम महाकाव्य क्या कौन कौन से हैं? तबकात ए नाशरी और तारिक ए फरिश्ता। तारिक ए फरिश्ता आपका मोहम्मद फरिश्ता ने लिखा है, बहुत ही बाद में लिखा गया है। और इन दोनों ग्रंथों में क्या है कि इनके बारे में 2 लड़ाइयों का ही जिक्र किया है। और ऐसे 2 ग्रंथ और हैं मुस्लिम ग्रंथ जिनमें इनके बारे में सिर्फ तराइन के द्वितीय युद्ध के बारे में ही लिखा गया है। तो वो है जमी उल हिकाया और ताजुल माशीर। ताजुल माशरी में इनके द्वितीय युद्ध के बारे में ही वर्णन किया गया। हालांकि अलग अलग काव्यों में अलग अलग मत प्रदर्शित किए गए, जबकि हम इससे ये दशरथ शर्मा का मानना है कि ये माना जा सकता है इनके बीच में 2 से ज्यादा लड़ाइयां हुई थी। जो हम मानते हैं कि हमने जो सुना है कि इनके बीच में 18 बैटल हुई, 17 बार मोहम्मद गौरी को पराजित किया, फिर उनको बार बार छोड़ दिया गया था क्योंकि मोहम्मद गौरी ने इनसे क्या किया था, माफी मांगी थी, तो इन्होंने मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया था। जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था उसमें इन्होंने बहुत बड़ी गलती ये की, मोहम्मद गौरी को फिर से छोड़ दिया था। अगर उस वक्त ये उनको माफ नहीं करते और मौत के घाट उतार देते तो आज मुस्लिमों का भारत में आगमन शायद उस वक्त 100-200 साल तक तो नहीं होता, विशेषकर राजपूताने में। तो इनके बीच में 2 से अधिक मुठभेड़ हुई थी, ये तो पक्का है, क्योंकि अलग अलग काव्य अलग अलग प्रदर्शित कर रहे हैं, अलग अलग आंकड़े दिखा रहे हैं, पर यह तो पक्का है कि इनके बीच में 2 से अधिक युद्ध हुए थे। तो क्या था, 12वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप में पृथ्वीराज चौहान से पहले चौहान वंश ने कई उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, फिर पृथ्वीराज चौहान का शासन अपना भटिंडा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, तो कई राज्यों में फैला हुआ था। तो मोहम्मद गौरी जब पृथ्वीराज बिल्कुल बच्चा थे तब तक मोहम्मद गौरी ने 1175 में क्या तक उन्होंने सिंधु नदी कहाँ पर पड़ती है, अपना पाकिस्तान में है, तो उसको भी पार कर लिया था। तो मुल्तान पर इन्होंने अपना कब्जा कर लिया था। मुल्तान आज पाकिस्तान में, पहले भारत में आता था, तो मुल्तान पर भी कब्जा कर लिया था। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने क्या किया, 1175 में मुल्तान पर कब्जा करने के बाद 1178 में ये आए गुजरात। और गुजरात में किसका शासन था? चालुक्यों का शासन था। तो उन पे आक्रमण किया। हालांकि उस युद्ध में गुजरात के चालुक्यों ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। उसके बाद हम आते हैं तराइन के युद्ध। तराइन कहाँ पर है? तराइन में 2 युद्ध हुए, प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध। प्रथम युद्ध हुआ 1191 में, और द्वितीय युद्ध हुआ अपना 1192 में। तराइन पड़ता है अपना करनाल, हरियाणा में, थानेश्वर के पास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ ग्रंथ हैं, इनके बारे में मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, पर यहाँ पे एक बार इनको देख लेते हैं किसने क्या लिखा है, तो आप एक नजर डाल सकते हैं इन पे। तबकात ए नासरी, इस ग्रंथ का रचयिता मिनहाज उस सिराज है। इस ग्रंथ में क्या लिखा गया है? इस ग्रंथ में गौरी के जो आक्रमण हुए 1260 ईस्वी तक, उनकी घटनाएं लिखी गई हैं। तारिक ए फरिश्ता, इसको मोहम्मद कासिम फरिश्ता ने लिखा है। जमी उल हिकाया जहरुद्दीन ने लिखा है। इसको ताजुल माशीर, इसमें एक ही युद्ध के बारे में लिखा है 1192 में,
1192 में जो युद्ध हुआ था अपना तराइन का युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, उसके बारे में लिखा गया है। और ये जो ग्रंथ की है रचना किसने की है? हसम निजामी ने की है। कुतुबुद्दीन, इसमें जो मेन जो विवरण है कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन काल के बारे में है, और इल्तुतमिश के राज्य के बारे में कुछ वर्णन है। फिर उसके बाद आ जाते हैं अपने हिंदू और जैन ग्रंथ। पृथ्वीराज विजय, जो पृथ्वीराज के द्वितीय कवि थे जयानक, उन्होंने पृथ्वीराज विजय लिखा है। और हम्बीर महाकाव्य नैनचंद्र सूरी, जैन मुनि नैनचंद्र सूर्य ने हम्बीर महाकाव्य लिखा है। हम्बीर देव चौहान, जो आगे हम चौहान वंशों की वंशावली पढ़ेंगे तो उसमें हम हम्बीर देव चौहान के बारे में पढ़ेंगे। और उसमें राव जैसी रोचंद ये लिखा है अपने बीटू सूजा ने। हम्बीर महाकाव्य लिखा है नैनचंद्र सूरी ने, वही एक हम्बीर महाकाव्य नैनचंद्र सूर्य ने लिखा है। पृथ्वीराज प्रबंध जो ग्रंथ लिखा है वो पृथ्वीराज चौहान ने खुद लिखा है। इसी ग्रंथ में 8 युद्धों के बारे में वर्णन किया गया है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतंग ने लिखा है। और उसके सबसे प्रमुख ग्रंथ आ जाता है पृथ्वीराज रासो, जिसको चंद्रबरदाई ने लिखा है। और ये जो किस भाषा में लिखा गया है? पिंगल भाषा में लिखा गया है। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1190 से 91 में। इसमें क्या था, ये राजस्थान में नहीं हुआ था जो प्रथम युद्ध। तराइन तो राजस्थान में वैसे भी नहीं पड़ता है, हरियाणा में करनाल में पड़ता है। तो इस युद्ध में क्या हुआ था, मोहम्मद गौरी ने जो आज का बठिंडा है उसको तबर हिंदा या तबर ए हिंद के नाम से जाना जाता है, उस पर कब्जा कर लिया। इसके बारे में पृथ्वीराज चौहान को जैसे ही पता चला तो पृथ्वीराज चौहान ने वापस से उस पर आक्रमण किया और पराजित करके वापस से अपने कब्जे में कर लिया था। तो मोहम्मद गौरी ने भटिंडा पर जो अपना शासन किया था उसको जियाउद्दीन तुगलक को सुपुर्द करके, उसको सौंप करके वो वहां से जा रहा था। तब तक पृथ्वीराज चौहान ने वापस से उसको कब्जे में ले लिया। तो मोहम्मद गौरी का क्या हुआ, ईगो हर्ट हो गया। अब उसने वापस से लड़ाई करने का ठान लिया कि अब की बार मैं और ताकतवर सेना के साथ आऊंगा और पृथ्वीराज चौहान को हरा, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, वापस से ले लिया बठिंडा को गौरी को हरा के। तो इन दोनों के बीच में यह आक्रमण जो हुआ था, उसके बाद मोहम्मद गौरी बुरी तरह से हार गया था और बिफर गया था, मतलब कि इसका ईगो हर्ट हो गया था। तो वापस से गया, वापस से तैयारी करके आया। और फिर अगले युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में जो 1192 में हुआ था, उससे पहले जो मोहम्मद गौरी को क्या था, मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने अपना गुलाम बना दिया था, मतलब कि उसको कैद में कर लिया था। फिर मोहम्मद गौरी ने माफी मांगी, क्षमा याचना की, तो उसको छोड़ दिया गया, जो पृथ्वीराज चौहान की जिंदगी की सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। फिर उसके बाद जो तबकात नसीरी है उसमें लिखा गया है कि 1,20,000 अफगानी फौजियों के, मोहम्मद गौरी का शासन कहाँ था, गजनी में था। गजनी काबुल अफगानिस्तान में था। तो वहां से 1,20,000 की फौज लेके, क्रूर फौज लेके ये वापस आया तराइन के द्वितीय युद्ध में, जो 1192 में हुआ। और इस युद्ध में का परिणाम क्या निकला, इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हुई, पृथ्वीराज की हार हुई। अब यहाँ से कई सारी घटनाएं जुड़ी है। यहाँ से मानते हैं कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को उसी वक्त मार दिया था, वहां से और कई बोलते हैं कि उसको कैद करके अफगानिस्तान काबुल लेके गया था। अफगानिस्तान काबुल ले जाके कैद में रखा उसको। और फिर एक दिन ये सब कुछ चंद्रबरदाई के द्वारा देखा गया था। तो एक दिन चंद्रबरदाई गुस्से में आकर चला गया मोहम्मद गौरी के पास और मोहम्मद गौरी से बोला कि पृथ्वीराज चौहान को वो कला आती है जो आज के समय में किसी को नहीं आती। पृथ्वीराज चौहान से पहले 2 जनों को और ये कला आती थी। तृतीय व्यक्ति पृथ्वीराज चौहान थे, जिनको शब्द वेदी बाण आते हैं। तो मोहम्मद गौरी बोला, अच्छा ऐसी बात है, तो लाओ उसको। उससे पहले उसने
पृथ्वीराज चौहान से बोला अपनी आंखें नीचे करो। पृथ्वीराज चौहान तो क्षत्रिय और राजपूत राजा थे, उन्होंने अपनी आंख नीचे नहीं की, तो उन्होंने गर्म सलाखों से और पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकलवा दी। फिर उनकी आंखों में पट्टी बांध के उनको बोला अब तीर चलाओ। तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा मैं किसी का हुक्म नहीं मानूंगा, अगर मुझे मोहम्मद गौरी बोलेगा कि तीर चलाओ तो मैं चलाता हूँ। वो इसलिए बोला कि मोहम्मद गौरी की आवाज सुनेगा, मोहम्मद गौरी की आवाज सुनने में मिलेगी तो उस पर तीर चलाया जा सकता है। तो उसी वक्त जब मोहम्मद गौरी ने बोला कि आप तीर चलाओ, तो उस वक्त चंद्रबरदाई ने एक पंक्ति के द्वारा, एक दोहे के द्वारा अपनी बात रखी कि मोहम्मद गौरी कितनी ऊंचाई पे और कहां पर बैठा हुआ है। तो उन्होंने अपनी उंगलियों से नाप बताई थी। क्या बोला था? 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। तो मोहम्मद गौरी 24-25 गज ऊंचाई पे बैठे हुए थे, तो उसकी नाप देते हुए चंद्रबरदाई ने ये दोहा बोला और तुरंत पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी वार चलाया और वो सीधे मोहम्मद गौरी के गले में लगा और उनकी उसी वक्त मृत्यु हो गई। और चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान ने एक दूसरे को छुरा मारकर वहीं पर आत्महत्या कर ली। अब दूसरी कथा ये है, दूसरा ये बोलते हैं कि इनके जो पुत्र थे गोविंदराज हैं, तो पृथ्वीराज चौहान को कुछ वर्षों के लिए वापस से शासन मिला, फिर उसके बाद गोविंदराज को शासन दे दिया गया। तो क्योंकि ऐसे कुछ सिक्के मिलते हैं जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान दोनों के चित्रों का वर्णन है, सिक्कों पर चित्र अंकित हैं, तो ऐसा भी मानते हैं। तो ये लिखा हुआ है पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद गौरियों ने उनके पुत्र गोविंदराज को अजमेर का सिंहासन नियुक्त कर दिया और पृथ्वीराज के छोटे भाई जो थे हरिराज, उन्होंने गोविंदराज को पद से हटा दिया और अपना पैतृक राज्य का हिस्सा वापस ले लिया। फिर गोविंदराज ने क्या किया? रणथंभौर में चौहान वंश का साम्राज्य स्थापित किया। तो रणथंभौर के चौहान यहाँ से शुरू होते हैं। इनकी स्थापना किसने की? गोविंदराज ने। गोविंदराज कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के पुत्र थे। तो एक नई शाखा स्थापित हो गई चौहान वंश की। उसके बाद देखते हैं और क्या तथ्य हैं। अब कुछ तत्व आते हैं अपने टेलीविजन धारावाहिकों पर। इस पे कई दो तीन नाटक बने, एक फिल्म बनी है। तो इसमें इनको एक वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान को वीर योद्धा, भारत का सपूत और राजपूताने का गर्व और ऐसे करके दिखाया गया है। और इसको अंतिम हिंदू सम्राट के रूप में दिखाया है। हिंदू राष्ट्रीय एकता का संदेश ये नाट्य देते हैं। 2019 में अक्षय कुमार का ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म पृथ्वीराज भी आया है, जिसको यशराज फिल्म द्वारा, यशराज के बैनर के तले ये फिल्म बनी हुई। अब कन्नौज के राजा जयचंद को किसके नाम से गद्दार के नाम से जाना जाता है। इतिहास के पन्नों में इसको एक मशहूर गद्दार के रूप में जाना जाता है। इनके स्वयंवर की कहानी, संयोगिता के पिता थे, उसकी कहानी मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। एक और इसमें आता है कि शेर सिंह राणा। ये शेर सिंह राणा बहुत ही सुर्खियों में आए थे। तो इन्होंने क्या किया ऐसा जो ये सुर्खियों में, ये क्या किया, ये अफगानिस्तान जाके पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को लेके आए थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 17 मई 1976 में उत्तराखंड में रुड़की में हुआ था। राणा ने अंतिम हिंदू सम्राट कहे जाने वाले पृथ्वीराज चौहान को की अफगानिस्तान के गजनी इलाके में रखी अस्थियों को भारत लेकर आए थे। तो इन्होंने ये क्या तिहाड़ जेल से फरार हुए थे। क्यों गए थे तिहाड़ जेल में? ये गए थे कुख्यात जो अपनी फूलन देवी की हत्या के मामले में इनको तिहाड़ जेल में डाला गया था। तो दोस्तों हमारा आज का सेशन यही खत्म होता है पृथ्वीराज चौहान के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगला वीडियो हम जल्दी ही आपको
लेके आएंगे। थैंक यू दोस्तों।